तो उत्तराखंड एलटी का हम रिवीजन प्रैक्टिस पेपर 4 हम शुरू करते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और इनके माध्यम से आपकी तैयारी भी काफी अच्छे से होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? ऑटोनॉमी मीन्स स्वायत्ता का क्या अर्थ है? तो देखिए, स्वायत्ता का मतलब है कि जब आपको कुछ काम करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है, कि आप अपना काम जो है आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मतलब क्या है कि मान लो गवर्नमेंट है, अलग अलग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि यार तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये सिलेबस पढ़ाना है। अब कॉलेजेस की मर्जी है कि वो कोई भी टॉपिक पढ़ाना, तो भाई तुम किसी तरीके से पढ़ाओ, ठीक है। तो कॉलेज की मर्जी है। तो मतलब यहाँ पर ऑटोनॉमी मीन्स का मतलब है कि काम करने की फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है। तो ऑटोनॉमी का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन में क्या है? सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम, स्वनिर्देशित स्वतंत्रता, या सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं ना, स्वायत्ता में फर्स्ट भी आएगा और यहाँ पर सेकंड भी आएगा, सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम भी आएगा और सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, ठीक है। तो गवर्नमेंट है, देखिए अलग अलग कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उसपे चाहे यूजीसी है चाहे एनसीटी है, नियंत्रण तो रखती है, लेकिन अपना काम करने की उनको फ्रीडम भी देती है, और उसी फ्रीडम को स्वायत्ता कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होगा सी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू टू में क्या पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैब? CABE, इसका पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सलाह देता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पर क्या पूछा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, टी के बाद दिया आएगा, तो एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज ए स्टेटरी बॉडी कैम इनटू एग्जिस्टेंस की राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया, कब आया? ठीक है। राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या है? ए। तो देखिए, एनसीटी जो था एक डिपार्टमेंट के तौर पे 1973 से लेकर 1995 तक एनसीईआरटी में काम करता था, और उसके बाद 1986 की जो रिकमेंडेशन थी, जो सुझाव थे, उसी के आधार पर एनसीटी को एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसको बनाया गया, और एक वैधानिक रूप में ये कब अस्तित्व में आया? 17 अगस्त 1995। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछा है? तो यहाँ पे पूछा है कि एनईपी 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे का कितना संचयी मस्तिष्क विकास हो जाता है? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एनईपी 2020 के अनुसार कि 6 वर्ष तक आते आते बच्चे का जो दिमाग है कितने प्रतिशत विकसित हो जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 85%। क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में क्या पूछा है कि एनईपी 1986 के सुझावों के आधार पर गति निर्धारित विद्यालयों के रूप में किन विद्यालयों की स्थापना की गई? यहाँ पे पेस सेटिंग स्कूल्स की बात की गई कि तो इसके तौर पे किन विद्यालयों की स्थापना की गई? तो राइट आंसर क्या होगा? जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण किया गया पेस सेटिंग स्कूल्स के रूप में, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी देता है विद्यालय, जहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की पूरी एजुकेशन, रहना खाना सब बच्चों के लिए फ्री होता है। और ये स्कूल किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? अगस्त 2004 में ये शुरू किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, स्पेशली हम बात करें ST SC, ठीक है, इस वर्ग से आने वाली जो बालिकाएं होती हैं, और इसके अलावा जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनकी जो घरों की जो बेटियां हैं, तो उनकी शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए, जिसमें 6 से लेकर 12 क्लास तक लड़कियों के लिए रहना खाना पढ़ाई सब कुछ यहाँ पर होता है। एक तरह से बोर्डिंग स्कूल होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्या पूछा है कि NCFSC, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन 2023, तो इसकी जो संचालन कमेटी थी, समिति थी, नेशनल स्टीयरिंग जो कमेटी है, उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? के कस्तूरी रंगन। चाहे हम NCFSC 2023 की बात करें, चाहे हम NEP 2020 की बात करें, तो जो दोनों में जो चेयरपर्सन थे कौन थे? कस्तूरी रंगन जी थे। क्वेश्चन नंबर 8 8 में क्या पूछा है कि NCFSC
2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आपको माध्यमिक स्तर समझना होगा। तो जैसे एनईपी 2020 में स्कूल एजुकेशन को 4 स्तरों में बांटा गया है, 5+3+3+4। तो यहाँ पर माध्यमिक स्तर का मतलब क्या है? 9th क्लास से 12th क्लास तक। तो यहाँ पे पूछा है कि माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना 9th क्लास में, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि जब बच्चे 14 ईयर के हो जाते हैं, ठीक है, तो इस लेवल पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटी, वैचारिक समझ और उच्च क्रम क्षमताएं जो है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे अपने आप से करें, अपने आप से सीखें, अपने आप से सीखें, सोचें, समझें, रिप्लाई करें, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यह ऐतिहासिक कानून उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन का प्रयास करता है जो विकलांगता क्षेत्र में दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। ठीक है, तो कौन सा कानून? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो 1999 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा है? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मांसपेशियों पर खराब नियंत्रण, कमजोरी, थकान, चलने, बात करने, बोलने में कठिनाई, चीजों तक पहुंचने में कठिनाई, जटिल या यौगिक जोड़ तोड़ करने में कठिनाई, मतलब बच्चे की ऐसी हालत है जहाँ बच्चा ठीक से खड़ा हो पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना ठीक से चल पा रहा है, ना ठीक से बोल पा रहा है, ना अपने हाथ को मूव कर पा रहा है, ना पैरों को मूव कर पा रहा है। तो इस तरह की अगर बच्चे में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको क्या कहा जाता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गति संचालन विकलांगता। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखने में क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 11 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या पूछा है कि माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए, ठीक है, समावेशी शिक्षा योजना किस साल स्टार्ट की गई? क्या है आंसर? राइट आंसर इसका है 2009 में स्टार्ट की गई। तो देखिए, जब 2009 की बात आती है ना, तो यहाँ पे दो तीन चीज याद रखना। ठीक है, IEDSS 2009 में आया। ठीक है, CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी 2009 में आया। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, तो ये भी कब हुआ? 2009 में आया। रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी कब आया? 2009 में आया। तो 2009 जो ईयर है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब जिन बच्चों की जो IQ है 20 से लेके 35 होती है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो इनकी कैटेगरी क्या होती है? सेवर, गंभीर। ठीक है, और उससे नीचे जो होता है वो प्रोफाउंड होता है, गहरा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेल मेथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर, किसके लिए होता है? तो देखिए, ब्रेल का आपने सुना होगा ना, ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो बच्चे देख नहीं सकते। मतलब क्या है आंसर? सी, विजुअली एम्पेयर्ड स्टूडेंट, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान अधिकतर इस प्रकार की जाती है। किस प्रकार की जाती है? किस मेथड से की जाती है? किन टेस्ट से की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? इंटेलिजेंट टेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस समिति ने 1991 में सरकारी नौकरियों में OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? किसने की थी? राइट आंसर है BP मंडल कमेटी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्या पूछा है? आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? एडगर डेल को हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे क्या पूछा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी और बिहेवियर टेक्नोलॉजी, किसे कहा जाता है? अनुदेशात्मक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी या व्यवहारिक तकनीकी, किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सॉफ्टवेयर अप्रोच को। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या पूछा है कि किस पोर्टल को वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है? ठीक है, जब आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो वन नेशन वन प्लेटफॉर्म आपको आएगा। ठीक है, तो किसको? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? दीक्षा को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को दो या दो से अधिक के समूह में, मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है कि क्लास में जब टीचर
एक से ज्यादा टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा समूह में क्लास में जब दो टीचर हो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, तो इस तरह की जो टीचिंग है, इस तरह का जो शिक्षण है, उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? टीम टीचिंग। जब क्लास में दो या दो से ज्यादा टीचर मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं टीम टीचिंग कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? यह शिक्षण मॉडल इस बात पर केंद्रित है कि विद्यार्थी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, उन जानकारी को कैसे संग्रह करते हैं, और संग्रह करने के बाद जांच पड़ताल के बाद कौन सी जानकारी ठीक है कौन सी नहीं है, तो फिर जो राइट इंफॉर्मेशन होती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसको कैसे पुनः प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त की। आपने गूगल से देखी, आपने बुक से प्राप्त की, ठीक है। इंफॉर्मेशन को आप, जानकारी को प्राप्त करते हैं, उनको संग्रहित करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद इस चीज की जांच पड़ताल करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है कौन सी नहीं, मतलब फिर से उसको पुनः प्राप्त करते हैं। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना प्रसंस्करण शिक्षण मॉडल। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? निम्न में से किसने ईमेल नामक सॉफ्टवेयर 1982 में अपने नाम से कॉपीराइट करवाया? किसने करवाया? तो राइट आंसर क्या है? शिवा अय्यादुरई। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है? किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? मान लो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं होम पेज। क्वेश्चन नंबर 23, ओवरहेड प्रोजेक्टर इनमें से क्या है? तो देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर अगर आपने उसको देखा है, ठीक है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? एक विजुअल अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि उसको यूज कैसे करते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर मिरर होता है, नीचे से लाइट आती है, तो वहां पर आपको ट्रांसपेरेंट शीट लगानी पड़ती है, जिस पर रिटर्न भी कुछ हो सकता है, जिस पे कोई पिक्चर भी हो सकती है। तो नीचे से जब लाइट आती है तो उस ट्रांसपेरेंट शीट के थ्रू ऊपर लेंस होता है, जिससे सामने की दीवार में आपको चीजें वो दिखती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई स्पीकर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक विजुअल अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो किस शब्द से हुई? पर्सोना, जिसका अर्थ क्या होता है? मास्क या मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए किसने किया? राइट आंसर क्या है? स्पीयरमैन ने किया। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, तो 26 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? मतलब जो अलग अलग ये पेयर दिए हैं, तो कौन सा पेयर जो है वो नहीं मैच खाता? तो पहला ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वन फैक्टर थ्योरी बिनेट ने दी, वो भी बिल्कुल ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी, गिलफोर्ड ने नहीं दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें पता, चार चीजें पता चल गई। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी, वन फैक्टर थ्योरी बिनेट ने दी, टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी, और मल्टी फैक्टर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? गार्डनर ने दी। क्वेश्चन नंबर 27, डैश बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं? तो किस तरह की बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सोशल इंटेलिजेंस जो वाले व्यक्ति हैं वो ज्यादातर देखा है एक अच्छे नेता, एक अच्छे लीडर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य व्यक्तित्व के 16 बुनियादी आयामों का प्रस्ताव किसने दिया और उन्हें मापने के लिए प्रश्नावली तैयार की? हु प्रपोज द 16 बेसिक डायमेंशन ऑफ नॉर्मल पर्सनैलिटी एंड डिवाइस अ क्वेश्चनियर टू मेजर देम? किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? रेमंड कैटल ने किया। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे क्या पूछा है कि पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चों में विभिन्न प्रकार के संप्रतियों का निर्माण हो जाता है? मतलब बच्चे अपने आसपास की दुनिया से परिचित हो जाते हैं, लोगों को जानने लगते हैं, चीजों को जानने लगते हैं, उसकी समझ बच्चे के दिमाग में आ जाती है, क्या जानवर है क्या इंसान है, ठीक है। इंसानों में क्या अलग अलग रिश्ते हैं, कौन अंकल आंटी हैं, कौन चाचा चाची हैं, कौन मामा मामी हैं, ठीक है, क्या कुत्ता है क्या बिल्ली है, ठीक है, क्या अंतर। तो ये चीजें बच्चा धीरे धीरे जान लेता है, समझ जाता है। तो किस अवस्था में बच्चों में संप्रतियों का निर्माण हो जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कॉन्क्रेंट ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 7 से 11 साल की अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? जब बच्चों का जो इवेल्युएशन होता है नंबर के आधार पे किया जाता है तो इसे हम कहते हैं मेजरमेंट, मापन।
क्वेश्चन नंबर 31, 31 में क्या पूछा है? हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं, मतलब जो मान्यता प्राप्त भाषाएं, उनकी संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर है 22। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे क्या पूछा है? किस दर्शन का मत था कि ईश्वर सब कुछ अच्छा करता है, मनुष्य हस्तक्षेप करता है और वे खराब हो जाती हैं? कौन ये कहता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या कहा गया है कि भाई ईश्वर ने जो बनाया है ना, जो हमारी प्रकृति बनाई है बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही इंसान के हाथ में आते हैं ना, इंसान हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, इसको खत्म कर रहा है, और इसका जो एक नकारात्मक असर है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, रियलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, किसके आइडिया पे आधारित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अरस्तु, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 34, 34 में क्या पूछा है कि किसने कहा कि बच्चों को उनके रचनात्मक विकास के लिए स्व प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए? मतलब बच्चे की जो अंदर की जो क्रिएटिव डेवलपमेंट है ना, उसके लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, अवसर दिए जाए ताकि बच्चा उनको डेवलप कर सके। तो किसने कहा ये बात? ये बात कही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में क्या पूछा है? इनमें से कौन सा एक भारतीय दर्शन नहीं है? बताइए कौन सी इंडियन फिलोसफी इसमें से नहीं है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, आइडलिज्म, चावार। क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या है? आइडलिज्म। आइडलिज्म एक वेस्टर्न फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज कॉल्ड बुग्याल? बुग्याल किसे कहते हैं? झरने को, पहाड़ों के बीच हरे जो घास के मैदान या चारागाह आप कह सकते हैं उसको कहते हैं, पहाड़ों के बीच रेत के टीलों को, या समतल मैदान को? राइट आंसर क्या है? तो जब बुग्याल की बात आती है तो बुग्याल का मतलब क्या होता है? जब पहाड़ी उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको, कि पहाड़ों के बीच जो हरे चारागाह होते हैं, ठीक है, उसे बुग्याल कहते हैं। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, या देव प्रयाग? तो राइट आंसर क्या है? देव प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? बताइए किस स्थान पर स्थित है नैनी सैनी हवाई अड्डा? राइट आंसर क्या है? पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे क्या पूछा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? एक नाली जमीन, ठीक है, वहां पर नाली का हिसाब चलता है, तो एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होगा 200, ठीक है, तो एक राउंड फिगर 200 है, अदरवाइज 200.6 कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, किंगरी विंगरी दर्रा किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है किंगरी विंगरी दर्रा? ठीक है, बागेश्वर तिब्बत को, चमोली तिब्बत को, उत्तरकाशी तिब्बत को, या पिथौरागढ़ तिब्बत को? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर है चमोली तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 41, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट हैं, उनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, किससे है? माउंटेनियरिंग से है, बैडमिंटन से है, पोलो से है, जूडो से है? तो राइट आंसर क्या है? ए, ठीक है, माउंटेनियरिंग या पर्वतारोहण। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा बागनाथ नामक देवता की पूजा की जाती है? बागनाथ, बागेश्वर, ठीक है, तो जब बागनाथ की बात करते हैं तो बताइए कौन सी जनजाति है जो इनकी पूजा करती है? और अगर इस तरह का मान लो क्वेश्चन भी आ जाता है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि बागनाथ का संबंध किस देवता से है, तो कौन होंगे? जो यहाँ पे जो देवता है इससे संबंधित वो है भगवान शिव, ठीक है। तो उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा बागनाथ नामक देवता की पूजा की जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर है राजी, ठीक है। तो बागनाथ जो है, ठीक है, कौन देवता है यहाँ पर? भगवान शिव, लॉर्ड शिव। किस राज्य ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य कर दिया? ट्रैकिंग डिवाइस इस तरह से कि विच स्टेट हैज मैंडेट व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस फॉर कॉमर्शियल व्हीकल? किसने किया? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? किसने शुरू किया? बताइए।
ABCD। ठीक है, यहाँ पे हिंट है, आपका पड़ोसी राज्य है, कौन है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45। हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? जनवरी 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जनवरी 4 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 18 जनवरी 09, 1809 में, जो हम कहते हैं ना कि लुइस ब्रेल, ठीक है, उनका जन्म उस दिन हुआ था, तो इसलिए उनका जन्मदिन 4 जनवरी को पड़ता है, तो इसलिए वर्ल्ड ब्रेल डे जो है, ठीक है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि ब्रेल लिपि किसने दी? लुइस ब्रेल ने दी, जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है, इसके माध्यम से वो चीजों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए सूर्योदय की बात करते हैं, तो यहाँ पर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? रूफटॉप सोलर पैनल्स, सनफ्लावर कल्टीवेशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, रूरल हेल्थ केयर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? रूफटॉप सोलर पैनल। इससे संबंधित है कौन सी? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्वेश्चन नंबर 47। लगातार 7वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर शहर जो है कौन सा है? ठीक है, बताइए कौन सा है? भोपाल है, नैनीताल है, इंदौर है, चंडीगढ़ है। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है इंदौर। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 48। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जैसे उत्तराखंड में ना कॉर्बेट है, तो वैसे अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 49। जाति जनगणना कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? राइट आंसर है बिहार। और लास्ट क्वेश्चन अगर 50 की बात करें, निम्नलिखित में से किस खेल को पहले ब्रिटिश साम्राज्य खेल भी कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वर प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स? किसे कहा जाता था? ईस्ट एशियन गेम्स, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, या कॉमनवेल्थ गेम? राइट आंसर क्या है बताइए? किसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहा जाता था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, इसको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं जिसको मतलब जो ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया था, तो उन देशों के बीच में गेम खेला जाता था, तो इसलिए इसको हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। लेकिन इसको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम खेला जाता था, और 1978 के बाद इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का सेट है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आपका एग्जाम निकल सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं।